संसद से जीएसटी बिल पास होने के बाद सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि आखिर सरकार 1 जुलाई से जीएसटी कैसे लागू कर पाएगी, सरकार की क्या तैयारी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी हंसमुख अढ़िया साहब। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी से लेकर 3 महीने का वक्त बचा, अगर आपकी डेडलाइन से मैं चलूं तो इस 3 महीने के लिए अलग अलग चीजें करनी है, तो आपने कुछ दिमाग में टाइमलाइन सेट कर रखा है, कौन सी चीजें किस टाइमलाइन तक हमें कर देनी है? देखिए, जो सरकार को करनी थी वो मोस्ट ऑफ द चीज हम कर चुके हैं। सिर्फ एक रेट फिक्सेशन वाला काम रह गया है जो कि हम कर लेंगे 3 महीने में साथ साथ। बट जो मेन चैलेंज है हमारे लिए वो ये है कि इंडस्ट्री और छोटे छोटे व्यवसायिकों तक जीएसटी का जो प्रावधान है उसकी पूरी बात हम उन तक पहुंचाएं। तो सबसे बड़ा प्रयत्न हमारा उसी दिशा में रहेगा। हमने हमारे जो फील्ड के कमिश्नर रैंक के ऑफिसर्स है, सेंट्रल बोर्ड के, स्टेट लेवल के जो कमिश्नर रैंक के ऑफिसर्स है, उनको एक जॉइंट चिट्ठी लिखी है कि वो लोग साथ में मिलकर ऐसा प्रावधान करें कि हर 1 लाख की पॉपुलेशन वाले टाउन से ऊपर जितने भी टाउन है उसमें कम से कम 1 लाख की पॉपुलेशन में एक टाउन हॉल मीटिंग करें और व्यापारियों को, वहां के चार्टर अकाउंटेंट को, टैक्स प्रैक्टिशनर को चैम्बर के साथ मिलके बताए कि जीएसटी में क्या प्रावधान है, उसमें टैक्स प्रणाली में क्या क्या तब्दीली हम कर रहे हैं। ये जो जानकारी बढ़ाने की बात आप कर रहे हैं, तो मैं आपसे इंटरव्यू करने से पहले कई लोगों से मैंने बातचीत की, अलग अलग एमएसएमई लोगों से बातचीत की, ट्रेडर से मैंने पूछा, उन लोगों के साथ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट डील करते हैं उनसे मैंने पूछा, तो उनके एक बेसिक चिंता ये थी कि ठीक है आप प्रचार प्रसार कर लेंगे, यहां तक तो ठीक है, लेकिन अभी भी करीब एक अनुमान के मुताबिक 70% जो ट्रेडर हैं वो मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं, छोटे मझोले ट्रेडर हैं। चूंकि जीएसटी में मैनुअल टैक्स भरने, रिटर्न भरने का कोई प्रावधान नहीं है, तो मैनुअल से 70% ट्रेडर आ जाएंगे बदल करके अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में। ये बहुत ही व्यवहारिक नहीं दिख रहा है। देखिए, देश में जब कोई चीज आवश्यक बन जाती है, जिसका टाइम आता है, तो वो लोग एडॉप्ट कर ही लेते हैं, मजबूरन एडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे ये डिमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ लोग आगे बढ़ गए और अब छोटे छोटे व्यावसायिक भी अभी कुछ अपने पेमेंट वॉलेट के थ्रू भी पैसे ले रहे, अपना बीम का भी एप्लीकेशन कर रहे, यूज कर रहे, सब आता है और सीख जाते हैं। उसी तरह से हमारी ये उम्मीद है कि व्यापारी सीख जाएंगे। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जो जीएसटीएन उपलब्ध करेगा, फ्री में देंगे हम छोटे व्यापारियों को। उसमें उनको अपना अकाउंट रखना है, मंथली मतलब रोज के जितने इनवॉइस होते हैं सेल के, अगर B2B है तो वो उसमें रखने हैं और इनवॉइस की पूरी डिटेल, खास करके B2B वाले को वो इनवॉइस रखने हैं। छोटे व्यापारियों को तो अपना टोटल टर्नओवर की ही डिटेल रखनी है, उसको तो कोई ज्यादा हिसाब किताब रखना नहीं है। लेकिन इसके लिए भी जरूरी है कि उसके पास कंप्यूटर हो, कंप्यूटर चलाना जानता हो, सॉफ्टवेयर जो जिस जीएसटीएन सॉफ्टवेयर की बात आप कर रहे हैं उतना भी इजी नहीं है। सॉफ्टवेयर देंगे जो स्मार्टफोन में आप अपने इनवॉइस की डिटेल सेव कर सकते हैं, एप्लीकेशन बना के देंगे जो कि स्मार्टफोन में आप एप्लीकेशन में अपना एक एक इनवॉइस की डिटेल डालते जाइए, अगर आपको कंप्यूटर नहीं रखना है तो। लेकिन कंप्यूटर कौन सी बड़ी चीज है आजकल, 10-15 हजार रुपये में डेस्कटॉप या आपको पूरा भरोसा है कि ये बदलाव मैनुअल से इलेक्ट्रॉनिक में जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, लोगों को करना ही पड़ेगा। इसका समय आ चुका है और व्यापारियों को इसके साथ एडजस्ट करना ही पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम जो कंपोजिट स्कीम में है, जिसका टर्नओवर 50 लाख से कम है, इतने छोटे व्यापारियों को तो कुछ करने के लिए उनको तो टर्नओवर का हिसाब रखना है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरफ बढ़ने के लिए आप अपनी तरफ से सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराने के अलावा और भी कोई इनिशिएटिव लेने जाएंगे? एक हमारा फैसिलिटेशन सेंटर भी होगा, हर जगह पे होगा, जो कि अगर किसी के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, किसी को आता नहीं है कि मेरे को अपना अकाउंट कैसे अपलोड करना है, तो सेंटर में जाके बोलेगा कि मेरा ये हिसाब है, तो अपलोड कर देंगे। आपका एक प्रतिनिधि वहां पे रहेगा जो ये सब चीजें करता रहेगा। कंप्यूटर भी होगा, वहां इंटरनेट भी होगा। एक दूसरी जो बात है जो इन लोगों से बातचीत करने के लिए वो बात आपके सामने रखूंगा, उन लोगों का कहना था कि हम किसी बड़ी कंपनी को कुछ सप्लाई करते हैं, मान लें डिटर्जेंट बनाने वाली कंपनी है, उसको डिटर्जेंट सप्लाई करना है, तो किस कीमत पर सप्लाई करना है अभी हम तय कर लेते हैं, अगले 1 साल के लिए, अगले 6 महीने के लिए, जैसे भी बिजनेस साइकिल होता है। तो अब आप 3 महीने बाद टैक्स स्ट्रक्चर बदलने जा रहे हैं, वो टैक्स क्या होगा मुझे पता नहीं, तो हम कॉन्ट्रैक्ट अभी से कैसे करें, जो कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं उसमें किस तरह का बदलाव आ गया, एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट करने में आप अपनी प्राइस जो आपको लेना है वो एक्स टैक्स तो डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मैं आइटम ये आपको 54 रुपीज पर यूनिट पे बेचूंगा प्लस टैक्स। अब टैक्स जो आएगा उस टाइम से लागू होगा, वो टैक्स आप उनसे ले लीजिए, ये तो हो ही सकता है। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी विदाउट टैक्स और विद टैक्स, so they don't have to do contract for the next 3 months with tax or with tax.
दे कैन ऑलवेज एक्सक्लूड टैक्स एंड से कि मेरी कीमत ये रहेगी। कागजी तौर पे फॉर्मूला सही लगता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे थोड़ा सा जिस तरह से नेगोशिएशन होते हैं मुझे लगता है कि मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पे आधे % 1% मार्जिन पे लोग काम करते हैं। लेकिन आज भी मैं बता दूं कि टैक्सेशन के रेट कभी भी चेंज होते हैं, रातों रात होते हैं। जो कमोडिटी के टैक्सेशन का, वेट का या एक्साइज का रेट बजट के दिन रात को 12 बजे से लागू हो जाता है। एंड ट्रेड एंड बिजनेस उनको पता है, ये पता है कि ऐसा होने जा रहा है, पता है कि ऐसा होता ही है। हाँ, एक दिक्कत और है कि जीएसटी आप लागू करेंगे मान लिया 1 जुलाई से, तो अभी तक जो हमने सामान बना रखा है, जो हमारे पास पहले से स्टॉक पड़ा हुआ है या फिर कुछ ट्रांजिशन में है, तो उस पर कैसे टैक्सेशन लगेगा, क्या सुविधा रहेगी, किस तरह का प्रावधान रहेगा, उसको लेके का निश्चितता है। आपके पास जो टैक्स पड़ा है, सामान पड़ा है, सॉरी, आपके पास जो सामान पड़ा है उसके ऊपर आपने जो टैक्स पुराना पे किया है, वेट या एक्साइज ड्यूटी, उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा उसका नई प्रणालिका में। अच्छा, लेकिन उस तारीख के बाद आप जो भी सेल करेंगे उस पे आप नया रेट लगाएंगे जीएसटी का। तो इसमें किसी तरह की दुविधा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर टैक्स को लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी दे दें कि बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होने जा रहा है या किस तरह। ऐसा है कि जो रेट ऑफ टैक्सेशन है उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं होने वाला है। हमने ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि 4 स्लैब होंगे। आप अपना अभी का जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है उसको गिन लीजिए कि एक्साइज और वेट मिला के मेरा टोटल कितना बर्डन आ रहा है, और उसको मिला के आप नजदीक वाले स्लैब में फिट कर दीजिए। लेकिन कोई अनसर्टेनिटी की बात नहीं है। मान लीजिए जैसे 5% और 12% का हमने स्लैब रखा है, एक कोई प्रोडक्ट है जिसपे 8% का बन रहा है, हाँ, 8% 5 में जाएगा कि 12 में जाएगा? हाँ, अगर एग्जैक्टली बीच वाला परसेंटेज में है तो फिर वो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। लेकिन अगर 10% है तो 12 में चला जाएगा, और अगर यहाँ पे 6% तो 5 में चला जाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई 6, 7, 8 तक तो वो उसी में चला जाएगा, 5 में चला जाएगा, 9, 10, 11, 12 में चला जाएगा। तो ये जो कहा जा रहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद बड़े फोन भी आए मेरे पास कि ये बताओ तुम तो बिजनेस चैनल में काम करते हो, जीएसटी लागू होगा तो क्या चीजें महंगी होंगी, क्या होंगी सस्ती, तो ये कहना सही नहीं। किसी को कुछ भी महंगा नहीं होगा, कुछ सस्ता हो सकता है, नो डाउट, क्योंकि हम लोग कुछ चीजों ऐसी जो जीवन जरूरत की है, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसमें जो आइटम है 300 के करीब, उसमें से 50% वेटेज वाली जो आइटम है, 50% जिसका वेटेज है ऐसी टोटल आइटम, उस पर तो एग्जेम्पशन ही देंगे, और बाकी 50% पे टैक्स लगेगा। उसमें भी 30% ऐसी आइटम होगी जिसमें या तो 5% या 12% रेट में आ जाए। मुझे लगता है कि आपका पूरा मकसद ये है कि टैक्स में बहुत बदलाव मत करो, जीएसटी को स्मूथली लॉन्च करो, और हमारा सबसे बड़ा प्रयत्न ये होगा कि कीमतें बढ़े नहीं लेकिन घटे। कीमतें बढ़े नहीं लेकिन घटे। अच्छा, अगर सर थोड़ा सा कोई टाइम बता सके कि अगर टैक्स पे क्लैरिटी कब तक आ जाएगी? उसकी जरूरत ही नहीं है। अब आप आगे बढ़ो ना, टैक्स रेट तो कभी भी आपको हम दे सकते हैं, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। कोई अनसर्टेनिटी आने की जरूरत नहीं। मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल ले तो वहां पहले टैक्स रेट फिक्स हुआ तब रूल लाए, यहाँ तो हम पहले रूल लेने जा रहे हैं और फिर टैक्स रेट की बात बाद में कर रहे हैं। वो अलग अलग देश में अलग अलग परिस्थिति होती है। हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, 12-15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेशन है, वो सबको मर्ज करके हम बना रहे हैं। एक दूसरा मुद्दा है सर जीएसटीएन। जीएसटी में शामिल होने के लिए आपको सबसे पहला काम जीएसटीएन में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अभी भी जहां तक मैं आंकड़ा देख पा रहा हूं, जो लेटेस्ट आंकड़ा है इसमें 60% ट्रेडर अभी तक रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं, 40% का लिया जाना बाकी है। अब आपको लगता है कि इसमें और ज्यादा तेजी लाएंगे, हम इसके लिए कोई स्पेशल ड्राइव चलाएंगे? देखिए, जो 40% ने नहीं लिया उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो कि रजिस्ट्रेशन लेके बैठे थे बट वो कभी भी व्यापार नहीं कर रहे थे, अब वो नहीं भी आए। इसमें एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा कि पहले जो लिमिट थी वो कम थी 10 लाख की, अब हमने 20 लाख किया है। जो स्टेट में वेट में लिमिट थी वो 10 लाख थी मोस्ट ऑफ द स्टेट में, अब हम 20 लाख कर रहे हैं। तो फिर मतलब कि उसको जरूरत ही नहीं पड़े, छोटा ट्रेडर हो तो 20 लाख। जो बाकी 40% बचे तो हो सकता है काफी बड़ी तादाद जो ऐसे जिनको जरूरत ही ना पड़े, जरूरत ही नहीं पड़े जीएसटी में आने की। जिसको जरूरत पड़ेगी वो तो डेफिनेटली करवा ही लेगा। लेकिन एक मुद्दा ये उठता है कि जो रजिस्ट्रेशन नहीं लिए हैं, अगर उनसे कोई सामान खरीदता है तो रिवर्स चार्ज, जिसको तकनीकी भाषा हम कहते हैं, ये लगेगा। लेकिन वहां पे कोई विवाद उठता है या फिर रिवर्स चार्ज का आखिरकार बोझ तो उनके ऊपर ही पड़ेगा। मान लें हम ड्यूटी चुकाएं किसी दूसरे के बदले, तो हम तो उन्हीं से चाहेंगे वसूले पहले ड्यूटी प्रत्यक्ष तौर पर। तो किसी न किसी तरीके से छोटे मझोले लोगों पर बोझ पड़ने ही वाला है जीएसटी का। ऐसा कहना कितना सही, आशंका कितनी सही है? वो बात सही है। जो रिवर्स चार्ज में तो वो प्रोडक्ट के ऊपर लेना ही पड़ेगा किसी न किसी रूप में। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी लागू होने के बाद आखिर कृषि क्षेत्र पर और लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर जीएसटी का किस तरह से असर पड़ने वाला है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका सीएनबीसी आवाज में स्वागत है और हम बातचीत कर रहे हैं राजस्व सचिव हंसमुख अढ़िया से।
मामला उठा सदन में बहस के दौरान, एग्रीकल्चर की जो परिभाषा हमने रखी है उसमें जो मैं पढ़ रहा था जीएसटी लोगों, आपने लिखा कि जो खुद खेती करता हो या फिर किसी मजदूर से खेती कराता हो पैसे दे करके। चूंकि मैं गांव से आता हूं तो एक बड़ी तादाद में लोग ऐसे भी हैं जो ठेकेदारी प्रथा पर, बटाईदारी प्रथा पर कृषि करवाते हैं, तो क्या वो लोग भी इससे एग्जम्प्ट रहेंगे जिस तरह से अभी उसमें कोई नया टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं होगा? देखिए, टैक्स देना वो अलग बात है। एग्रीकल्चरिस्ट, आप ये समझने की कोशिश करें कि सबसे पहले तो एग्रीकल्चर में जितनी भी कमोडिटी है, मोस्ट ऑफ देम विल बी ओनली एग्जेम्प्टेड। तो एक बार अगर एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस जो आप बना रहे हो वो एग्जेम्प्ट में है तो किसी को भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे बटाईदार हो चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो। अगर आप प्याज बना रहे हो और प्याज के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, आप गेहूं बो रहे हो और गेहूं के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, तो चाहे आपका 50 लाख का भी टर्नओवर हो तो आपको लेना नहीं है। ठीक है। दूसरा कि अगर बाई चांस कोई कमोडिटी ऐसी टैक्सेबल है तो टैक्सेबल कमोडिटी के लिए 20 लाख से नीचे का टर्नओवर वाले को तो कुछ नहीं लेना है, लेकिन 20 लाख से ऊपर का अगर कोई फार्मर है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत न पड़े, इसलिए उनके लिए भी हमने प्रोविजन किया है कि अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट है तभी जब आप खेती खुद करते हो, खेती खुद अपने मजदूर से करवाते हो, अपने मजदूर से करवाते हो अंडर पर्सनल सुपरविजन। हाँ, लेकिन अगर बटाईदार ठेकेदार हैं तब आपको लगेगा। वो उसकी आप क्यों चिंता कर रहे हो? वो बटाईदार वगैरह पता नहीं, बट वो अगर किसी भी तरह से अगर खुद कर रहा है और अपने लेबरर्स के थ्रू या किसी के भागीदार के थ्रू खुद कर रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है सुपरविजन में। एक बड़ी तादाद है जो है ट्रांसपोर्टर लॉजिस्टिक सेक्टर, जीएसटी को लेकर सबसे ज्यादा निगाह उन्हीं की टिकी थी कि अब हमें बॉर्डर पे, चेक पोस्ट पर लंबी लंबी लाइनों से छुटकारा मिल जाएगा, टैक्स भरने छुटकारा मिल जाएगा। तो क्या हम माने कि 1 जुलाई के बाद ये लंबी लंबी लाइनें चेक पोस्ट पर देखने को नहीं मिलेंगी? जहां तक टैक्स की चेक पोस्ट का सवाल है, वो टैक्स की चेक पोस्ट की जरूरत नहीं रहनी चाहिए। नहीं रहनी चाहिए, आप नहीं रहनी चाहिए, नहीं होगी। ओके, बट कुछ और डिपार्टमेंट है जिसकी भी चेक पोस्ट स्टेट बॉर्डर पे होती है, उनके साथ भी हमारी बातचीत हो रही है। हम कोशिश ये करेंगे कि अगर तुरंत नहीं तो ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स 1 ईयर हमारा प्रयत्न ये रहेगा कि हम लोग पूरा बॉर्डरलेस कर दे, स्टेट बॉर्डर पे कोई वो नहीं रखे, प्रतिबंध नहीं रखे। तो उस तरह की कोशिश चल रही है, हम उसमें भी आगे जाके प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 1 जुलाई से ये लागू हो, कोशिश होगी जब 1 जुलाई से हमारी चेक पोस्ट की तो जरूरत नहीं रहनी चाहिए। जो वेट की चेक पोस्ट होती है ना अभी स्टेट गवर्नमेंट की, उसकी तो कोई जरूरत नहीं रहनी चाहिए। बट बाकी डिपार्टमेंट को की जो छोटी छोटी चेक पोस्ट होती है उसमें भी हम कैसे इसको वहां से हटाए और कैसे इलेक्ट्रॉनिकली इसको चेक करें, उस पर फोकस रहेगा। जब हमारा फोकस रहेगा तो हम लोग इस पे आगे। जीएसटी काउंसिल इसके ऊपर भी एक वर्किंग ग्रुप बनाया है, वो ऑफिसर्स का वर्किंग ग्रुप इसका रिपोर्ट देगा काउंसिल को और फिर हमें पता चलेगा। एक सर जो प्रावधान किया गया जीएसटी बिल में जो संसद से पारित हुआ, जिस पर सबसे ज्यादा लोग आवाज भी उठा रहे हैं लगभग, वो ये है कि गैर वाजिब तरीके से मुनाफा ना कमाए। इस बात के लिए आप एक खास प्रावधान किए, जो एक अथॉरिटी बनाएगी, जो रहेगी, जो इस पर नजर रखेगी। अब लोग दो तरीके की बात करें, गैर वाजिब कैसे मानेंगे, चूंकि शब्द आप इस्तेमाल ये कर रहे हैं उस सेक्शन में कि टैक्स में जितनी कटौती हुई उसी अनुपात में आपको दाम भी घटाने होंगे। तो ये थोड़ा सा ये कैलकुलेट कर पाना मुश्किल होगा, आपको लगता है? ये देखिए, ऐसा है कि ये कोई छोटे लोगों के लिए प्रावधान नहीं है, ये बड़ी मोनोपोलिस्टिक कंपनी जो है ना वो कभी कभी कर सकती है ऐसा। तो अगर वैसे तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ज्यादा कोई न तो इंक्रीज होने वाला है न ज्यादा डिक्रीज थोड़ा हो सकता है, बट वो भी थोड़ा हो सकता है। तो अभी टैक्स रेट में इतना बदलाव आने वाला नहीं है, सो इसके हिसाब से इसकी जरूरत ही ना पड़े शायद। लेकिन अगर कोई ऐसी बड़ी कंपनी मुनाफा ज्यादा करने की कोशिश करती है बिकॉज सरकार ने टैक्स रेट घटा दी है, तो फिर उसके ऊपर कदम उठा सकते हैं, उसके लिए वो प्रावधान है। इसमें छोटी कंपनी को कोई चिंता करने की जरूरत है, छोटी कंपनी को इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। मोस्ट ऑफ द कमोडिटी जो बिकती है वो कंपटीशन में बिकती है, सो कंपटीशन इटसेल्फ विल टेक केयर। वही सबसे मुद्दा यही था, कंपटीशन होगा, अपने आप लोग दाम घटाएंगे, हम क्यों इस पर नजर रखें? बिल्कुल, वो बात सही है। 95% कमोडिटी पे आपको नजर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कंपटीशन विल टेक केयर। बट एनेबलिंग प्रोविजन तो एक्ट में रखना पड़ेगा ना। कल जाके सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया, भाव घटा दिया और उसने घटाया नहीं, तो फिर क्या करेंगे? लेकिन सर इसमें लोग ये कह रहे हैं कि जैसे जीएसटी लागू हो तो कम से कम तत्काल उसी समय से एक क्लॉज लागू मत करिए, थोड़ा सा समय दीजिए ताकि लोग सेटल डाउन हो जाए, लोगों को पता चल जाए कैसे क्या मुनाफा। बल्कि इसकी जरूरत तो फर्स्ट 6 मंथ्स में ही पड़ेगी ना, टैक्स रेट चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये प्रोविजन की। अच्छा, ये प्रोविजन तो ट्रांजिशन प्रोविजन है, ये तो 6 महीना 1 साल 1.5 साल के लिए रहेगा, उसके बाद कहां जरूरत पड़ेगी, फिर तो नए टैक्स रेट आ जाएंगे, सब सेट हो जाएगा। नहीं, टैक्स एक्सपर्ट कह रहे थे कि कुछ दिन के लिए ग्रेस पीरियड दे देते, इसके लिए या दूसरे कोई इसके लिए एंटी प्रॉफिटियरिंग के लिए। इसके लिए तो ये तो एनेबलिंग प्रोविजन है,
अभी हम डिसाइड करेंगे किस अथॉरिटी को देना है, और वो भी हर केस में एक्शन लेंगे ऐसा नहीं, इट विल बी बेस्ड ऑन कंप्लेन। अगर किसी की सीरियस कंप्लेन आती है कि इस तरह का रैम्पंट प्रॉफिटियरिंग हो रहा है, तो फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन को हम काम देंगे, उसकी एप्लीकेशन के ऊपर गौर करे, कंपनी को बुलाए, उसको पूछे क्या क्योंकि सर ग्रेस पीरियड की बात हुई है, तो कई लोगों का ये भी कहना है कि जीएसटी लागू होगा, कई सारे कानून हो, उसमें अपने सख्त प्रावधान भी रखे हैं जो नियमों की अनदेखी करेंगे, टैक्स चोरी करेंगे, तो ये सारे प्रावधान अब तत्काल जीएसटी लागू होने के साथ ही लागू मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि गलती में समझ की कमी की वजह से हम ऐसा कर बैठे, तो आप हमें साल भर या 2 साल या फिर 6 महीने, हमारे पास प्रोविजन है एक एक्ट में, अगर जरूरत होगी तो हम रिलैक्स करेंगे कुछ चीजें। इसमें रिलैक्सेशन की संभावना है, संभावना है सर। लेकिन अब चलते चलते आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि अब अगर मैं आपसे पूछूं इतनी सारी बात होने के बाद कि क्या आप 1 जुलाई को लेकर अभी भी अड़िग हैं? अड़ने का सवाल नहीं है, देश के लिए ये सबसे बड़ी महत्व का चेंज आ रहा है, और देश को हम जितना जल्दी ये नई टैक्स प्रणाली प्रदान करें उतना अच्छा है। हमारी ये कोशिश है, हम रात दिन काम करके ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी आ सके ये हम लागू कर दे, सो दैट देश के लिए फायदा कारक हो। हम तो तैयार है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है, और कुछ बिजनेस वाले कह रहे हैं कि भैया हमको थोड़ा टाइम दो। कुछ बिजनेस वाले नहीं, जो ट्रेडर एसोसिएशन है उन्हें भी चिट्ठी भी लिखी, कह रहे हैं कि हमने चिट्ठी लिखा है कि इसको टाल दीजिए, हम तुरंत तैयार नहीं है इसके लिए, और जब 15 सितंबर तक का हमारे पास टाइम है कॉन्स्टिट्यूशनली, तो हम क्यों 1 जुलाई को लेकर अड़िग रहे हैं? हालांकि मेरा मानना है कि आप खुलासा मत करिए चैनल पे हमारे, क्योंकि लोग 1 जुलाई की तैयारी करें, लेकिन अगर तैयारी ना हो पाए तो ऑप्शन ओपन रखिए कि नहीं, ऑप्शन ओपन है कि नहीं? देखिए, हम तो वो तो एफएम साहब बोल ही चुके हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा तो 1 सितंबर तक का स्कोप है, उससे तो ज्यादा स्कोप है ही नहीं। कोई भी नई चीज होगी ना, उसका डर तो रहेगा ही लोगों को। सवाल यह है कि वो डर को एक बार निकालना पड़ेगा। ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, ज्यादा कोई कंप्लायंस बर्डन नहीं है, कंज्यूमर के फायदा होगा और व्यापारियों को भी आसान हो जाएगा। तो इसी वजह से 1 जुलाई को लेकर आप तैयारी अपनी पूरी, हमारी तो पूरी तैयारी है, और इंडस्ट्री को कहेंगे आप भी तैयारी पूरी रखिए। हम बिल्कुल कह रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका सीएनबीसी आवाज में स्वागत है, और हम बातचीत कर रहे हैं राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया से। एक सर मुद्दा उठा था, वो था कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अधिकारियों को लेकर। इनडायरेक्ट टैक्स वालों का कहना था कि हमारे पास मैन रिसोर्सेज काफी ज्यादा हम इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे, उस पर कोई आप लोगों ने फ्रेम तैयार किया है? आखिर कैसे उस तादाद को जो सीबीएसई के जो कर्मचारी हैं उनको हम कहां जाके एब्जॉर्व करें, कहां पर उनको कोई एडिशनल जिम्मेदारी सौंपें? कहीं भी एब्जॉर्व करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो मैन पावर है वो सबके लिए जीएसटी रेजिम में पूरा काम है, ऐसा नहीं बिल्कुल इनफ है। ऐसा नहीं कि सीबीएसई कर्मचारियों को हम कुछ हद तक सीबीडीटी में ट्रांसफर करने की बात करें, ऐसा कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कर्मचारी संगठनों की तरफ से भी कई सारे इस पे ऐसी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनकी न कोई प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी में कोई खोट आएगी, और न ही उनको बिना काम के रखा जाएगा। वी हैव गॉट इनफ वर्क फ्रॉम एवरीवन, बिकॉज जो वाइडनिंग ऑफ टैक्स नेट होगा इसमें, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मोर नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स विल बी कमिंग इनटू द टैक्स नेट, तो उससे उनको काम मिल जाएगा, उससे उनको काम मिल जाएगा। हमारी जो पूरी पैरेलल इकोनॉमी है, नंबर 2 नंबर 1 किताब रखने वाली, उसको दूर करने का प्रयास है इसमें। एक तरह से इसको वो भी फायदा होगा। सर, अब मेरा सवाल नहीं होगा, सिर्फ समझाने के मकसद से समझा चुके, आप समझाते बड़े अच्छे हैं कि हमारे ऑडियंस में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट सेक्टर के लोग भी होते हैं, तो एक्सपोर्टर्स के ऊपर और SEZ में जो काम करने वाली यूनिट है उनके ऊपर जीएसटी का इंप्लीकेशन क्या होने जा रहा है? देखिए, हमने एक्सपोर्ट को 0 रेटेड किया है, एक्सपोर्ट आउटसाइड द कंट्री और एक्सपोर्ट इनटू द SEZ, दोनों को सेम ट्रीटमेंट कर दिया है। तो जब आप कोई सप्लाई SEZ में करेंगे तो भी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप एक पर्टिकुलर फॉर्म भर के आप उसको बिना टैक्स पे किए सप्लाई करिए, और ऑल्टरनेटिवली आप टैक्स भर के रिफंड ले लीजिए। ये दोनों ऑप्शन रहेगा दोनों के लिए, फिजिकल एक्सपोर्ट के लिए और एक्सपोर्ट जो आप SEZ को करेंगे। जो डोमेस्टिक सप्लायर SEZ को अगर कोई माल देता है तो उसके ऊपर भी वही प्रोविजन हमने रखा है। ड्यूटी ड्रॉबैक का प्रावधान? ड्यूटी ड्रॉबैक कस्टम के लिए रहेगा, कस्टम के लिए रहेगा। जो बाकी ड्यूटीज है, एक्साइज एंड कस्टम, कि जिसका कोई बोझ पड़ रहा है उनके ऊपर, तो उसके लिए ड्यूटी ड्रॉबैक रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए? स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मैंने बताया ना आपको, उसको वही ट्रीटमेंट दिया है हमने जो एक्सपोर्ट को दिया है। जो एक्सपोर्ट को दिया 0 रेटेड, वही ट्रीटमेंट यहाँ 0 रेटेड। अगर कोई चीज आप एक्सपोर्ट जोन में भेज रहे हैं SEZ में, तो आपके जितने भी एक्यूमुलेटेड टैक्सेज है उसका रिफंड मिलेगा।
हसमुख अढ़िया साहब से बातचीत करने से ऐसा लग रहा है कि सरकार ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। अगर तारीख आगे बढ़ानी भी है तो इसका ऐलान अभी नहीं किया जाएगा, लेकिन 2 बातों का खास ख्याल रखा जाएगा कि जीएसटी लागू होने के बाद किसी सामान की कीमतें ना बढ़े, जहां तक कि संभव हो तो उस सामान की कीमतों में कटौती हो। यानी जीएसटी लागू होने के बाद महंगाई की जो चिंता थी वो चिंता अब आपको करने की जरूरत नहीं है।